हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 10 दैट इज इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि दो तरह के चैनल सिस्टम होते हैं, राइट। एक होता है हमारा डायरेक्ट चैनल सिस्टम और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट चैनल सिस्टम। तो ऑलरेडी हम डायरेक्ट चैनल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इनडायरेक्ट चैनल सिस्टम में हमने बात करी थी कि कोई दो तरह के सेल्स इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होते हैं इसमें। एक होता है हमारा डोमेस्टिक एजेंट और एक होता है हमारे डोमेस्टिक मर्चेंट्स, राइट। तो हम डोमेस्टिक एजेंट्स तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक मर्चेंट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चैनल चॉइस को अफेक्ट करते हैं, और ओवरसीज एजेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे लॉर्ड गणेशा ब्लेस यू एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। गणपति बप्पा मोरया। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया है तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डोमेस्टिक एजेंट के बारे में, राइट। अब आज हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक मर्चेंट के बारे में। सबसे पहले है हमारा एक्सपोर्ट मर्चेंट। तो अगर आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियो में अपने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मर्चेंट एंड डोमेस्टिक एजेंट। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो डोमेस्टिक मर्चेंट होता है उसके पास टाइटल टू द गुड्स होता है, लेकिन डोमेस्टिक एजेंट के पास टाइटल टू द गुड्स कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो कमीशन बेसिस पे काम करता है। और जो डोमेस्टिक मर्चेंट होता है हमारा किस पे काम करता है? प्रॉफिट बेसिस पे काम करता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मर्चेंट क्या करता है? प्रोडक्ट्स को परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से और उनको फॉरेन मार्केट में सेल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब उसको फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना है तो जो एक्सपोर्ट मर्चेंट होता है वो पहले प्रोडक्ट को रीपैकेज करता है, दोबारा पैकिंग करता है उसकी प्रॉपरली, और उसके बाद ही फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, ठीक। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि जो हमारे डोमेस्टिक मर्चेंट होते हैं ये प्रॉफिट बेसिस पे काम करते हैं, तो ये रिस्क भी बियर करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मर्चेंट भी यहाँ पे सारे रिस्क को बियर करेगा, ठीक। द डोमेस्टिक बेस्ड एक्सपोर्ट मर्चेंट बाइज द मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स एंड सेल इट अब्रॉड ऑन हिज ओन। When this type of middleman is used in an international marketing channel, the marketing job of the manufacturer is reduced to essentially domestic marketing and except for certain modifications in the product mix which are sometimes required to suit the international market. All aspects of international marketing tasks are handled by the merchant. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपोर्ट मर्चेंट प्रोडक्ट्स को परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से और फिर उनको प्रॉपरली रीपैकेज करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये भी है कि वो अपने नाम पे प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में सेल करता है, ठीक है। जब उसकी रीपैकेजिंग करता है तो वो अपने नाम पे करता है और उसके बाद ही फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल करता है, सारे रिस्क को भी बियर करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपोर्ट हाउस। अब एक्सपोर्ट हाउसेस क्या होते हैं? ऐसे रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स जिनके पास एक वैलिड एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट होता है, जो कि उन्हें कौन इशू करता है? DGFT इशू करता है, दैट इज योर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब इनका भी सेम फंक्शन होता है, ये भी मैन्युफैक्चरर की कंट्री में ही एस्टैब्लिश्ड होते हैं और मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और फॉरेन कंट्रीज में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है। In India, there are a number of export houses that export products produced by the manufacturers. Some companies have established their own export marketing subsidiaries. They perform export marketing functions for manufacturing companies, including physical distribution या physical handling of products, promotion in overseas market, etc., leaving the manufacturer to concentrate on प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपोर्ट हाउस के फंक्शन की बात करूँ तो वो प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं, ठीक है, ओवरसीज मार्केट में सेल करते हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसका सोल पर्पस क्या होता है? सिर्फ प्रोडक्शन करना, ठीक है।
They extend credit to manufacturers, provide advice on products modifications, etc. They have good contacts in the overseas market and may also have established networks of sales offices around the world. तो ये एक्सपोर्ट हाउसेस क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, और अगर कभी प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है तो उसके लिए भी एडवाइस देते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट हाउसेस जब फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इनके पास ऑलरेडी अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं और इसके थ्रू इजीली बिजनेस फर्म या मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में सेल कर सकता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिंग कंपनीज। तो ट्रेडिंग कंपनीज क्या होती हैं? ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर के लिए वर्क करती हैं और प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में सेल करती हैं, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो स्पेशलाइज्ड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में काम करती हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज में काम करती हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में सेल करती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनीज को एक्सपोर्ट हाउसेस से कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट हाउसेस सिर्फ किस में कॉन्सेंट्रेट करते हैं? एक्सपोर्ट्स में। ठीक, लेकिन वहीं ट्रेडिंग कंपनीज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों में ही एक्टिव रोल प्ले करती है। ठीक है, तो जिस तरह कोई एक्सपोर्ट हाउसेस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को, जैसे कि प्रोडक्ट को इजीली डिस्ट्रीब्यूट करना, फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, ये सारी सर्विसेज ट्रेडिंग कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये उनके कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव होती हैं और ये ट्रेडिंग कंपनीज एमएसएमई के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ज्यादा फ्रूटफुल होती हैं। ठीक है, एमएसएमई मींस योर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि इनके पास कैपिटल इतनी ज्यादा नहीं होती है, इतना इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे अगर एमएसएमई को प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में तो वो ट्रेडिंग कंपनीज की हेल्प ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिगी बैकिंग। तो पिगी बैकिंग एक लो कॉस्ट मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा फर्म एक साथ आती हैं लेकिन compete नहीं करती हैं। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स के साथ आती हैं और एक दूसरे को हेल्प करती हैं और साथ में ये प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती हैं। ठीक है, अब इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है हमारी कैरियर और एक होती है हमारी राइडर। ठीक है, कैरियर क्या होती है? बेसिकली लार्ज फर्म्स होती हैं या रेप्यूटेड फर्म्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं जो कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। ठीक है, और जो हमारी राइडर होती है वो कौन होती है? प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है फॉरेन मार्केट में। ठीक है, अब ऐसा होता है कि कभी कोई नया प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है तो कंज्यूमर इजीली इन प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करता है, लेकिन अगर कोई रेप्यूटेड फर्म उस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है तब कहीं ना कहीं कंज्यूमर उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। ठीक है, तो पिगी बैंकिंग ऐसी जगह ही प्रैक्टिस की जाती है जहां पे दो या दो से ज्यादा फर्म एक साथ आती हैं और नॉन कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कोलगेट पैल्मोलिव कंपनी ने क्या किया? विल्किंसन के ब्लेड्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना शुरू किया। ठीक है, अब जो हमारी पैल्मोलिव कंपनी है ये कौन हो गई? हमारी कैरियर हो गई, और जो विल्किंसन ब्लेड्स की कंपनी है वो कौन हो गई? हमारी राइडर हो गई। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंट है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के साथ एक या एक से ज्यादा फर्म इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता है जो कि कहलाती है पिगी बैकिंग। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल चॉइस। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट के बारे में। ठीक है, अब देखिए ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले मार्केट की बात करें तो नेचर ऑफ मार्केट है, साइज ऑफ मार्केट है, ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन ऑफ कस्टमर्स एंड क्वांटिटी परचेज। अगर मैं नेचर ऑफ मार्केट की बात करूं तो अगर इंडस्ट्रियल मार्केट के बारे में बात हो रही है तो वहां पे डायरेक्ट चैनल को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन अगर कंज्यूमर मार्केट की बात हो रही है तो वहां पे इनडायरेक्ट चैनल या लॉन्ग चैनल्स को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं जो कि है आपका साइज ऑफ द मार्केट। अब मार्केट का साइज कैसा है उसके बेसिस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अगर हमारा कस्टमर बेस बड़ा है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, तो वहां पे हम लॉन्ग चैनल को यूज करेंगे। वहीं अगर हमारा
जो कस्टमर बेस है वो शॉर्ट है तो वहां पे हम डायरेक्ट चैनल्स को या शॉर्ट चैनल्स को प्रेफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कस्टमर्स की, तो ये साइज ऑफ मार्केट से थोड़ा रिलेटेड ही होगा, क्योंकि अगर आपका मार्केट साइज बड़ा है मतलब आपका ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन भी बड़ा है, और जब ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन बड़ा है तो वहां पे आप डायरेक्ट चैनल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम जब लार्ज कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं तो यहाँ पे हम जो है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारा कस्टमर बेस लिमिटेड है, कंज्यूमर्स लिमिटेड है, बायर्स ज्यादा स्प्रेड नहीं है, तो वहां पे हम डायरेक्ट चैनल या शॉर्ट चैनल को कंसीडर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्वांटिटी परचेज। अब देखिए जब ऑर्डर साइज आपका बड़ा होगा तो वहां पे हम डायरेक्ट चैनल को यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारा ऑर्डर साइज स्मॉल है तो वहां पे हम इनडायरेक्ट चैनल या लॉन्ग चैनल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा ऑर्डर साइज बड़ा है तो हमें वो प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी अपने कंज्यूमर तक पहुंचाना है, इसलिए हमें डायरेक्ट चैनल को यूज करना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर्स को राइट टाइम पे उनका प्रोडक्ट्स मिल जाए। लेकिन अगर ऑर्डर साइज हमारा छोटा है तो वहां पे हम थोड़ी डिले कर सकते हैं, इसीलिए लॉन्ग चैनल को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। अभी हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट की, अब डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट की। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की चॉइस होती है वो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, कि प्रोडक्ट कैसा है, बल्क वेटेड है या फिर हल्का प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट पेरिशेबल इन नेचर है कि नॉन पेरिशेबल नेचर है, कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, यूनिट वैल्यू कितनी है उस प्रोडक्ट की। तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यूनिट वैल्यू, मतलब कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अगर वो प्रोडक्ट बहुत प्रीशियस है, लग्जरी है, तो वहां पे हम डायरेक्ट चैनल को यूज करेंगे। ठीक, लेकिन अगर प्रोडक्ट हमारा लो यूनिट वैल्यू का है तो वहां पे हम इनडायरेक्ट चैनल या लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बल्क एंड वेट। अब अगर प्रोडक्ट्स बल्की इन नेचर है या वेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट चैनल यूज करना चाहिए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करना चाहिए। वहीं अगर प्रोडक्ट्स हमारे लाइट वेटेड हैं तो वहां पे हम इनडायरेक्ट चैनल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेरिशेबिलिटी। अभी मैंने ये डिस्कस भी किया था कि अगर आपके प्रोडक्ट्स पेरिशेबल इन नेचर हैं तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करना पड़ेगा, वरना हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएंगे। ठीक, और अगर प्रोडक्ट्स हमारे पेरिशेबल इन नेचर नहीं है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट चैनल या लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैशन गुड्स आर यूजुअली सोल्ड डायरेक्ट टू द रिटेलर्स। जो हमारे फैशन गुड्स होते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट चैनल को यूज करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर हम लॉन्ग प्रोसेस यूज करेंगे या फिर लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंसिडर करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक जल्दी पहुंच नहीं पाएगा। एक तो ये वजह होती है, दूसरी वजह ये भी होती है कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है, वो कोई प्रोडक्ट यूनिक है या ट्रेंड बेस्ड प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कंज्यूमर का जो माइंड है वो चेंज हो जाए, उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंजेस आ जाए। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को या यूज किया जाएगा या किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। इनडायरेक्ट चैनल्स आर रिकमेंडेड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो आपके स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं उसमें इनडायरेक्ट सेल्स को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनके यूसेज के बारे में बताना कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना जरूरी है, या फिर मैं कहूँ मिडिल मैन या इंटरमीडिएरीज का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, और इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट चैनल को भी यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा स्टेजेस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। देखिए जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसको डायरेक्ट सेल्स के थ्रू निकाला जाता है मार्केट में, और वहीं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है मार्केट में, ऑलरेडी उसकी रेपुटेशन है, तो उसको हम इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू मार्केट में निकाल सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर कोई नया प्रोडक्ट है, हम उसको देर कर रहे हैं मार्केट में लाने में, तो वो प्रोडक्ट
की जो रिक्वायरमेंट है वो मार्केट में कभी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो नया प्रोडक्ट होता है उसको डायरेक्ट सेल्स से निकालते हैं और जो एस्टैब्लिश प्रोडक्ट होता है उसको इसलिए इनडायरेक्ट सेल्स के थ्रू मार्केट में रिलीज किया जाता है या सेल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपनी अब नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे भी डिपेंड करता है कि बायर कौन है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट चैनल को यूज किया जाता है। उसकी वजह ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट की डिमांड करती है तो बेसिकली वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं और जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जल्द से जल्द कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए डायरेक्ट चैनल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर इंडस्ट्रियल बायर की, तो ये भी हमने डिस्कस भी किया था कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट चैनल के थ्रू ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट चैनल को ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जो प्रोडक्ट को बल्क में परचेज कर देता है और राइट टाइम पे उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिटेलर्स या होलसेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी है मार्केट में। अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि उसका काम क्या है, वो लार्ज स्टॉक को अपने पास स्टोर रखता है वेयर हाउस में। ठीक है, तो यहाँ पे वो लॉन्ग चैनल भी यूज कर सकता है, मतलब ब्रॉडर चैनल को भी यूज कर सकता है और शॉर्ट चैनल को भी यूज कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कैसी है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे डायरेक्ट चैनल को यूज करेगा। अगर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं है और लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू उस प्रोडक्ट को अगर मार्केट में रिलीज किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, तो वहाँ पे वो इनडायरेक्ट चैनल को यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे होलसेलर्स। अब होलसेलर्स के साथ भी सिमिलर सिचुएशन रहती है, लेकिन यहाँ पे होलसेलर्स प्रेफर करते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट्स को परचेज कर ले। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि अगर वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे तो वो फिर रिटेलर्स को जल्द से जल्द प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं और फिर रिटेलर जल्द से जल्द कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है। ठीक, लास्ट पॉइंट है हमारा लार्ज रिटेल स्टोर्स। अब लार्ज रिटेल स्टोर जैसे आपके डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, बिग बाजार हो गया, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज किया जाता है वो होता है हमारा डायरेक्ट। ठीक है, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को परचेज किया जाता है। उसकी वजह ये है कि कंज्यूमर्स काफी लॉट में यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट्स को परचेज करने। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर्स की डिमांड को जल्द से जल्द फुलफिल किया जा सके तो यहाँ पे चैनल को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया जाता है, बहुत वाइड नहीं किया जाता है। शॉर्ट चैनल के थ्रू ही प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वॉल्यूम ऑफ सेल्स एक्सपेक्टेड। अब मार्केट में कितना पोटेंशियल है, मार्केट कितना सेल्स जनरेट करवा सकती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट में पोटेंशियल है, मार्केट अच्छी सेल्स जनरेट करवा सकती है, तो वहाँ पे हम शॉर्टर चैनल को यूज करेंगे, शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यहाँ पे यूज किया जाएगा। लेकिन वही बात है कि अगर मार्केट में इतनी कैपेसिटी नहीं है, मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि इतनी सेल्स नहीं जनरेट हो पाएगी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालती है फर्म, यहाँ पे फिर इनडायरेक्ट चैनल को ही यूज कर लिया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें फर्म्स ओन रिसोर्सेज। देखिए किसी भी फर्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसके रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, कि उसके पास कितनी कैपिटल है, वो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके पास फाइनेंस कितना है, कितनी स्किल्स है, कितना टाइम है, कितना टेंशन वो दे पाएगी, ये सब फैक्टर्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब अगर फर्म के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो वो उनको यूज कर सकती है इजीली। ठीक है, और अपने प्रोडक्ट्स को इनहेंस भी कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इम्प्रूव भी कर सकती है। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी या डायरेक्ट चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी। ठीक, लेकिन वहीं अगर कोई फर्म ऐसी है जिसके पास रिसोर्सेज कम है, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, तो वहां पे वो इंटरमीडिएरीज का यूज करेगी। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेलेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग ओवरसीज एजेंट। अब ओवरसीज एजेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोई भी बिजनेस फर्म है, अगर उसका एक्सपोर्टिंग का बिजनेस है और अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहती है तो उसको अपने ऑफिसेस को फॉरेन कंट्रीज में स्टैब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से एक्सपोर्ट कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी फॉरेन कंट्रीज में सेल कर सके। ठीक, लेकिन
हर कंपनी के पास या हर फर्म के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। अब अगर मैं यहाँ पे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करूँ तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है कि वो अपने ऑफिसेज को फॉरेन कंट्रीज में स्टैब्लिश कर सकें, राइट। तो ऐसी कंडीशन में ओवरसीज एजेंट या फिर कमर्शियल एजेंट्स को हायर किया जाता है, ठीक है। देखिए आपको याद होगा कि हमने डिफरेंस किया था डोमेस्टिक मर्चेंट का और डोमेस्टिक एजेंट का। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक एजेंट में कि डोमेस्टिक एजेंट के पास टाइटल टू द गुड्स नहीं होता है और वो कमीशन बेसिस पे काम करता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरसीज एजेंट की बात करूँ तो इसका भी सेम ही फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास भी टाइटल टू द गुड्स नहीं होगा और ये भी कमीशन बेसिस पे ही काम करेगा, ठीक। अब देखिए अगर आपका एक जगह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कितना इजी हो जाता है आगे चीज़ों को समझना। अब चाहे यहाँ पे मैं डोमेस्टिक एजेंट की बात करूँ या ओवरसीज एजेंट की बात करूँ, जो एजेंट के जो फंक्शन है ना वो तो सेम ही रहेंगे ना, चाहे वो ओवरसीज एजेंट हो चाहे वो डोमेस्टिक एजेंट हो। डोमेस्टिक एजेंट है तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए काम करेगा, ओवरसीज एजेंट है तो ओवरसीज मार्केट के लिए काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो एजेंट के फंक्शंस है वो तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो चीजें हैं उनको कभी भी मगअप मत करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। The agent, being a local person, is likely to be thoroughly conversant with the market and is expected to have wide contacts not only in the business but also in government, and therefore will be in a position to promote the interest of the exporting firm. The agent does not trade on his own but secures orders in the name of and on account of the principal and gets commission on the basis of the business that he has able to generate, ठीक है। देखिए वही लाइनें लिखी है, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओवरसीज एजेंट। देखिए जो ओवरसीज एजेंट होता है वो क्या होता है, हमारा लोकल एजेंट होता है। उसको लोकल मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होती है, उसको पूरी एक्सपर्टाइज होती है, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इंपोर्ट्स को लेके, ठीक। तो वहाँ पे लोकल एजेंट ही वर्क कर सकता है। कोई भी फॉरेन फर्म या फिर कोई भी फॉरेन कंपनी का कोई भी पर्सन वहाँ पे इजीली वर्क नहीं कर सकता। तो इसीलिए ऐसी मार्केट में अगर एंट्री लेनी है तो लोकल एजेंट को हायर करना ही पड़ता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि जो ओवरसीज एजेंट होता है वो हमारा लोकल पर्सन होता है, ठीक है, लोकल एजेंट होता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको मार्केट की पूरी नॉलेज है और इस मार्केट नॉलेज का यूज कौन कर सकता है, एक्सपोर्टिंग फर्म कर सकती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग फर्म कर सकती है इजिली फॉरेन मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो बिजनेस फर्म है उसका खुद का तो ऑफिस स्टैब्लिश नहीं है फॉरेन कंट्री में, राइट। वहां पे किसका ऑफिस है, आपके कमर्शियल एजेंट का ऑफिस। अब जो कमर्शियल एजेंट है उसका ऑफिस अगर एक सेंटर प्लेस पे है तो वहां पे वो इजिली बायर्स को अप्रोच कर सकता है और रेगुलर इंटरवल्स पे उनसे मिल भी सकता है और आपकी सेल्स को इजिली जनरेट भी कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लोकल एजेंट है उसके पास मार्केट की पूरी नॉलेज है, पूरी इंफॉर्मेशन रहती है जो कि प्रिंसिपल के लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकल एजेंट है या ओवरसीज एजेंट है वो इजिली उस इंफॉर्मेशन को प्रिंसिपल तक पहुंचा सकता है, वो भी चीप रेट्स में। अगर हम कंपेयर करें कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली फॉरेन मार्केट को अप्रोच करता और मार्केट से सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता तो हो सकता है वो इतनी इंफॉर्मेशन चीप रेट पे ना निकाल पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जो एजेंसी फर्म है उसके पास जो सेल्स स्टाफ रहता है वो काफी कॉम्पिटेंट रहता है, स्पेशलाइज स्टाफ रहता है। तो इजीली वो जो मैन्युफैक्चरर है या एक्सपोर्टर है उसके प्रोडक्ट्स की सेल्स को हैंडल कर सकता है, ठीक। और लास्ट पॉइंट है कि जो ओवरसीज एजेंट होता है हमारा क्या होता है, एक लोकल एजेंट होता है, एक लोकल पर्सन होता है। तो वो आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है कंज्यूमर्स को, जो कि हो सकता है मैन्युफैक्चरर जब डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को सेल करता फॉरेन मार्केट में तो वो ये आफ्टर सेल सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पाता, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, जहाँ पे कंज्यूमर को गाइड करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इंटरमीडिएरी का मेजर रोल रहता है, राइट। वहीं अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरर अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुँचाता तो हो सकता है वो एक्सपर्टाइज ना मिल पाती, ठीक है, वो जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँच पाती, राइट। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड।
तो ये तो हमने बात कर ली ओवरसीज एजेंट के बारे में, लेकिन क्या बिजनेस फर्म के लिए इतना आसान रहता है कि वो कोई भी ओवरसीज एजेंट को इजीली हायर कर ले? नहीं, राइट। तो यहाँ पे जो बिजनेस फर्म है वो सेलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, देखती है, या फिर वेरियस वेज है जिनके थ्रू वो देखती है कि कौन सा फॉरेन एजेंट या ओवरसीज एजेंट उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर बिजनेस फर्म को एक अच्छा फॉरेन एजेंट चाहिए तो उन्हें एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ पोटेंशियल एजेंट, जिन एजेंट्स के अंदर उन्हें लगता है पोटेंशियल है कि वो इजीली मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सेल्स को जनरेट करवा सकते हैं, ऐसे एजेंट्स की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब जो बिजनेस फर्म है या जो एक्सपोर्टिंग फर्म है उसको कैसे पता कि कौन से एजेंट में पोटेंशियल है, कौन सा फॉरेन एजेंट ज्यादा अच्छा होगा? तो यहाँ पे वो कुछ ऐसी लिस्ट को अप्रोच कर सकती है जैसे जो एम्बेसीज निकालती हैं या हाई कमीशंस निकालती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मर्चेंट बैंक्स निकालते हैं, लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालते हैं, और ऐसे कई सारे कमर्शियल एसोसिएशंस जो लिस्ट निकालते हैं उन लिस्ट को वो अप्रोच कर सकती हैं और आइडेंटिफाई कर सकती हैं और एक लिस्ट तैयार कर सकती हैं पोटेंशियल एजेंट्स की। ठीक है, और इस लिस्ट को तैयार करने के बाद वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि कौन सा एजेंट उनके लिए काम करेगा, ये कौन से एजेंट की सर्विसेज उनको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। ठीक, अब नेक्स्ट मेथड जिसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकती हैं एजेंट्स को वो है फेयर्स एंड एग्जीबिशन, क्योंकि फेयर्स और एग्जीबिशन की बात करें तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स विजिट करते हैं, तो एजेंट्स भी वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे फर्म्स डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। ठीक, अब ट्रेड जर्नल्स में जो एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं उनके थ्रू भी बिजनेस फर्म आइडेंटिफाई कर सकती हैं पोटेंशियल एजेंट्स को। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि बिजनेस फर्म को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उन्हें कौन से फॉरेन एजेंट को हायर करना है। तो इसके लिए उन्हें एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी जिसमें वो नोट डाउन कर सकते हैं पोटेंशियल एजेंट्स और उसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एजेंट उनके लिए बेस्ट रहेगा और उसको हायर कर सकते हैं। ठीक, अब ये हो गई बात। अब जब उसको हायर कर लिया उसके बाद उसको स्पेसिफिकली हर एक चीज बताना जरूरी है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से क्या चाहता है, किस तरह की सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीन ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि एक्सपोर्टर देखता है किसी भी एजेंट में। ठीक है, सबसे पहली है कैरेक्टर, नेक्स्ट है कैपिटल और थर्ड है हमारी कैपेसिटी। सबसे पहले क्वालिटी की बात करें जो कि कैरेक्टर की देखता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर इतना सही नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो पता चला कि वो बिजनेस फर्म के लिए फायदा तो नहीं कर गया लेकिन नुकसान ज्यादा कर जाए। ठीक है, सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल। अब ये भी देखना कि उसका फाइनेंशियल बेस कैसा है, उसका बिजनेस किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस फर्म किस तरह से चल रही है, इसको भी एनालाइज करना जरूरी होता है। ओके, लास्ट पॉइंट है कैपेसिटी, कि वो कितने अच्छे से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है मार्केट में। ठीक है, ये भी चीज एनालाइज करना जरूरी है क्योंकि हम अगर किसी को हायर कर रहे हैं, अगर हम ओवरसीज एजेंट को हायर कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ना, उसको उसके मार्केट को जनरेट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो अगर वो यही काम ढंग से नहीं कर पाएगा तो ऐसे ओवरसीज एजेंट का कोई फायदा है नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस कर लेते हैं मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एजेंट, कि हम अपने एजेंट को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई भी बिजनेस फर्म चाहती है कि वो अपने प्रोडक्ट को इजीली मार्केट कर सके फॉरेन मार्केट में, तो यहाँ पे उसको अपने एजेंट को थोड़ी राइट्स या थोड़ी लिबर्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और वो इजीली अपने वर्क को कंप्लीट कर पाए। क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है या फिर कंट्रोल इतना नहीं दिया जाता है या फिर जो बिजनेस फर्म है वो पूरा कंट्रोल अपने पास रखेगी, तो जो एजेंट है वो प्रॉपरली या फ्रीली वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी उसको लिबर्टी देने की ज़रूरत है, थोड़ी एजेंसी राइट्स भी देने की ज़रूरत है ताकि वो इजीली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक, अब देखिए जैसे कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ताकि उसको मोटिवेट कर सके, सिमिलरली यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है या एक्सपोर्टिंग कंट्री है या मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, ये कंपनी है, वो क्या कर सकती है एजेंट्स को अपने मोटिवेट करने के लिए कमीशन रेट्स में चेंजेस लाए। ठीक है, अगर जो आपका एजेंट है
वो अच्छा वर्क कर रहा है, अगर आपके टारगेट्स को अचीव कर रहा है या टारगेट्स के आगे भी आपको सेल्स जनरेट करके दे रहा है, तो वहाँ पे उसको कमीशन एक अच्छे रेट पे प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एजेंट है उसको प्रमोशनल मटेरियल्स भी प्रोवाइड करें। अब अगर एजेंट को प्रमोशन मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे तो इजी हो जाएगा उसके लिए प्रोडक्ट्स को पिच करना अपने कंज्यूमर्स तक। ठीक है, उसको भी लगेगा कि हाँ बिजनेस फर्म उसका साथ दे रही है, उसको सपोर्ट भी कर रही है। ओके, अब देखिए आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कभी, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स देके, कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देके, और अपने डिसीजंस में उनको इन्वॉल्व करके भी। राइट, अगर आप अपने एम्प्लॉयज के डिसीजन को सुनते हैं या फिर एक डिस्कशन करते हैं और उनके पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो दे फील मोटिवेटेड। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी ओवरसीज एजेंट के साथ ये होता है कि उसको पीरियोडिकली हेड ऑफिस बुलाया जाता है ताकि वो कंपनी के ऑपरेशंस को देखे और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन, कि हम किस बेसिस पे उन्हें कमीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ओवरसीज एजेंट है उसको कमीशन दो तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक है बाय रेमिटिंग द अमाउंट, मतलब उसको जो अमाउंट बनता है उसका वो दे देना, या फिर इनवॉइस वैल्यू से अमाउंट को डिडक्ट कर देना। ठीक है, the application indicating the particulars such as exporter's code number, customs or shipping bill number and date, name of the commodity, name and address of the buyers or agent, and export value should be submitted to the authorized dealer together with an attested copy of invoice and documentary evidence in support of the amount to be रेमिटेड। अब इन सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है किसको, ऑथराइज डीलर को, और इसी बेसिस पे उसका रेमिटेंस डिसाइड होता है, उसका कमीशन डिसाइड होता है। ठीक है, फॉर रेमिटिंग द एजेंट्स कमीशन द एक्सपोर्टर विल हैव टू परचेज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द फ्री मार्केट, ऑल्टरनेटिवली ही कैन मेंटेन अ फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द एफओबी वैल्यू ऑफ हिज एक्सपोर्ट अर्निंग। अब अगर एक्सपोर्टिंग फर्म को एजेंट को कमीशन प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को फ्री मार्केट से कुछ फॉरेन एक्सचेंज परचेज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं परचेज करना चाहता है तो ऑल्टरनेटिवली वो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, अप टू 50% ऑफ द एफओबी वैल्यू ऑफ हिज एक्सपोर्ट अर्निंग, उसकी जो भी एक्सपोर्ट अर्निंग होती है उसकी 50% एफओबी वैल्यू के तहत वो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट को अपने मेंटेन कर सकता है, और अगर नहीं मेंटेन करना चाहता है तो वो फ्री मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज को परचेज कर सकता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और आज का हमारा सेशन यहीं तक था और आपकी ये यूनिट भी खत्म हो जाती है। इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है वो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी जरूर दिया करिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट को। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।